नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। एक क्रम से आप देखिए, विगत जो 5 वर्षों का समय है उसका आप मूल्यांकन कर लीजिए। 19-20 में तो खैर 20-21 में कोरोना का कहर रहा, लेकिन उससे ठीक पहले देश में शाहीन बाग हुआ, अनावश्यक और तथाकथित किसान आंदोलन भी हुआ। इसी दौरान 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, सैन्य कब्जा हुआ, वहाँ सत्ता पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपदस्थ किया गया। आरोप ये लगाया गया कि सरकार गलत तरीके से चुनी गई है। उसके बाद श्रीलंका में 2022 में जो उपद्रव हुआ, अशांति हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर चुनाव हुआ, वो सब आपने देखा। उसके बाद मालदीव को अशांत करने की कोशिश की गई। मालदीव चूँकि छोटा देश है और पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, लेकिन वहाँ की सरकार, जो मोइजू की सरकार है, वो समझ गई इस चीज़ को। वो फिर जो अशांति थी कुछ महीनों के बाद फिर पटरी पर आ गया। श्रीलंका में भी जब कुछ शांति हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो भारत ने काफ़ी मदद की श्रीलंका की। अब वहाँ शांति है, नई सरकार आई है चुन करके, वो अपने नए स्तर से काम कर रही है। उसके बाद पड़ोस में बांग्लादेश, शेख हसीना की सरकार ठीक इसी तरह से अपदस्थ की गई जिस तरह से नेपाल में। घोर अशांति वहाँ भी रही, जमकर उपद्रव हुए, सड़कों पर पता नहीं क्या क्या हुए, लोगों की हत्याएं हुई, सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा और सत्ता हस्तांतरण हुआ। एक पिट्ठू को वहाँ बनाया गया, सत्ता दी गई, वो सत्ता चला रहा है। उसकी गतिविधियाँ क्या हैं भारत के खिलाफ वो सभी जानते हैं। और अब नेपाल, और इन सभी घटनाक्रम में भारत ने धैर्य से, बहुत धैर्य से और कूटनीतिक तरीके से इनको देखा है, वाच किया है, और जब आवश्यकता पड़ी है, जहां मदद की आवश्यकता पड़ी है, मदद किया है। और हर तरीके से कोशिश ये किया है भारत ने कि वहाँ लोकतांत्रिक रूप से बहाली हो और शांति आए, चूँकि पड़ोस में ये सभी घटनाएं पड़ोस में हुई। ऐसा क्यों पड़ोस में ही ऐसा हो रहा है? और हमने बताया पहले कि भारत के अंदर भी ऐसी घटनाएं करने की कोशिश की गई, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार थी, मानसिक रूप से मजबूत सरकार थी, और साथ में 140 करोड़ लोगों का समर्थन था उस सरकार को, नैतिक समर्थन था। लोग उस सरकार के पीछे खड़े थे। लोग लगातार अपील कर रहे थे कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, और लोग लगातार सरकार के साथ रहे, हर हालत में सरकार के साथ रहे। कुछ दिनों बाद ये सब यहाँ का जो भीतरी हिस्से में जो इस तरह की घटनाएं हो रही थी, वो सब टाँटाफिस हो गया। भारत अपनी एक स्थिर गति से, दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, अपने आराम से आर्थिक गति को आगे बढ़ाते हुए देश आगे बढ़ रहा है, लगातार देश आगे बढ़ रहा है। इससे अब कहने को तो कुछ देशों को परेशानी तो है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज आगे आकर के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और बहुत जल्दी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होने वाला है। तो एक आर्थिक रूप से जो संपन्नता देश में आ रही है और जो आत्मनिर्भरता भारत लगातार प्राप्त कर रहा है, उससे कुछ देशों को दिक्कतें हैं, खास तौर से एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन। भारत की इस तरक्की को देख करके कई देशों को खलबली है। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो पराक्रम दिखाया है, उससे तो चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, स्तब्ध हैं बिल्कुल।
और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। और अब उन तारों को इन देशों से आप जुड़िए। जो अशांति भारत के इर्द गिर्द हो रही है, वो अशांति एक तारतम्यता के साथ ये लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं अशांति हुई फिर बंद हो गया, ये लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे चल रहा है। हालांकि जो नेपाल की स्थिति थी, नेपाल की स्थिति वहाँ नेपाल का जो शासन था, ओली की गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल चीन की गोद में बैठी थी। वहाँ सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया उसे, जबकि एक समय नेपाल हिंदू देश था। आध्यात्मिक धरातल पर भारत और नेपाल दोनों एक हैं। जो आध्यात्मिक चिंतन भारत का है, वही आध्यात्मिक चिंतन नेपाल का भी है। ऐसा कहा जाता है या प्रत्यक्ष है, ये सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध है। दोनों देशों में शादियां आम हैं, होती रहती हैं। यहाँ के बेटियों की शादी नेपाल में होती है, नेपाल के बेटियों की शादी यहाँ होती है। प्रभु श्री राम के हमारे आराध्य हैं। नेपाल में माता जगत जननी सीता आराध्य हैं उनकी, और भगवान पशुपतिनाथ। और ये सभी देवमंडल भी हम सबकी साझी विरासत है। हम सबके साझे जो आध्यात्मिक धाराएं हैं, दोनों साझी हैं। अर्थव्यवस्था दोनों की साझी है। भारत का नेपाल का वाणिज्य व्यापार जो है वो भारत के ऊपर आश्रित है, और भारत लगातार मदद भी करता है नेपाल की। भारतीय सेना में नेपाल के लोग हैं। नेपाल के लोगों को जब व्यवसाय की ज़रूरत होती है वो भारत आते हैं, नौकरी की आवश्यकता होती है वो भारत आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से नेपाल के युवा यहाँ शिक्षा अर्जन करने के लिए आते हैं। नेपाल के बहुत से राजनेता ऐसे रहे हैं जो कि भारत के पढ़े लिखे हैं। अब जो विगत कुछ दिनों से जो अशांति है, हालांकि अब सेना ने हस्तक्षेप किया है वहाँ और एक सहमति बनी है अंतरिम सरकार गठित करने की, लेकिन जो वहाँ के युवाओं की मांग है, देखिए ये जो जेन जी की बात चल रही है, एक तात्कालिक कारण है। ये अचानक इस तरह की घटनाएं अचानक नहीं होती, ये बहुत दिनों से सुलग रही घटनाएं होती हैं। धीरे धीरे सुलगते आज ये स्थिति आ गई। नेपाल को इस ओली सरकार ने सेकुलर घोषित किया। दुष्परिणाम उसका ये हुआ कि वहाँ धर्मांतरण जिस तेज़ी से हो रहा था, चाहे नेपाली समाज का ईसाईकरण हो, चाहे नेपाली समाज का मुस्लिमीकरण हो, ये लगातार चल रहा था। और भारत के भी जो सीमावर्ती जो नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं, खासतौर से यूपी और बिहार के, उनमें जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिशें हो रही हैं, जो नेपाल पर अनायास लगातार ये गतिविधियां बढ़ी हैं, नेपाल के अंदर भी बढ़ी हैं, और अनेक तरह की अवैधानिक गतिविधियां नेपाल के अंदर बढ़ी हैं। नेपाल के लोगों के लिए ये बिल्कुल एक तरह से सकते वाली व्यवस्था थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि देश उनका कहाँ जा रहा है। चीन का लगातार हस्तक्षेप, जो तिब्बत और नेपाल के बीच का जो सीमावर्ती इलाका है, चीन ने अब दावा करना शुरू कर दिया था कि ये ज़िले और ये गांव हमारे हैं। लोग वहाँ के प्रभावित हो रहे थे। लोगों का आध्यात्मिक चिंतन, उनका रहन सहन, जीवन प्रभावित हो रहा था। ये जो सेकुलरिज्म की बीमारी है वो जिस तरीके से वहाँ हावी होने लगी धीरे धीरे, और अब जहाँ चीन की गतिविधियाँ बढ़ेंगी जिस देश में, उस देश में पाकिस्तान के ISI की भी गतिविधियाँ बढ़ेंगी, आतंकी घटनाएं आसपास बढ़ने लगी, और धर्मांतरण के जो एक अंध किस्से हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। इससे असहज हो रही थी जनता। साथ में नेताओं का भ्रष्टाचार, वही नेता बार बार चुन के आ रहे थे। 17 साल में 14 सरकारों का गठन, 14 प्रधानमंत्री का बदलना,
बार बार मंत्रिमंडल का गठन, बार बार सरकार का पतन, फिर नई सरकार का गठन, ये वहाँ के समाज को, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को बिल्कुल पंगु बना दिया था इन कम्युनिस्टों की सरकार ने। जब से राजतंत्र ख़त्म हुआ वहाँ लोकतंत्र आया, लोकतंत्र कभी स्थिर नहीं रह पाया, कभी अस्थायित्व तो नहीं आ पाया। धीरे धीरे वहाँ के लोकतंत्र में माओवादी, मार्क्सवादी हावी होते गए और वहाँ की राजनीति को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। वहाँ के युवाओं को आगे आना ही था। अब एक सहमति बनी है वहाँ के सेना के हस्तक्षेप से। ऐसा माना जा रहा है कि जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने एक नाम प्रस्तावित किया है सुशीला कार्की का, जो भारत की ही पढ़ी लिखी हैं, BHU से पढ़ाई की है उन्होंने। उनके अंतरिम सरकार के लिए प्रधानमंत्री बनने के नाम को प्रस्तावित किया गया है। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो अलग विषय है। वहाँ के युवाओं की जो मांगें हैं वो बड़ी यूनिक मांगें हैं। आमतौर पे ऐसी मांगें लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होती है। जैसे ये कहा गया है वहाँ के युवाओं के द्वारा कि कोई भी मंत्री केवल 2 बार रहे, ऐसी मांग है, और कोई सांसद मंत्री न बने। इस तरह की यूनिक मांगें हैं और कुल मिला के वहाँ का युवा चाहता है लोकतांत्रिक रूप से व्यवस्था शांतिपूर्वक रहे, अस्थायी रहे। ये कहा जा रहा है युवाओं की मांग है कि नया संविधान गठित किया जाए। कुछ लोगों की मांग है कि वहाँ राजशाही फिर से हो सकता है कि वहाँ के जो नई व्यवस्था कायम हो उसमें राजशाही को भी स्थान मिले, राष्ट्रपति की जगह राज व्यवस्था को स्थापित किया जाए और राज व्यवस्था के नियंत्रण में वहाँ के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल हो सकता है कि जो वहाँ के राजा हों, अगर उनको अधिकार मिलते हैं तो कुछ मंत्रिमंडल पर उनको खास अधिकार भी मिले। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये संभावनाएं हैं जो कि व्यक्त की जा रही हैं कि अगर नेपाल में नई सरकार बनती है और नए संविधान का गठन होता है तो उसमें ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जैसे कि मांगे हैं वहाँ के युवाओं की। क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय की बात है, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन भारत की लगातार निगाह है। भारत ने ये कहा भी है कि भारत किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन भारत की नज़र तो है उस पर। और अगर वहाँ सेना लगातार तत्परता से लोगों को शांत करने में लगी है तो उसमें कहीं न कहीं भारत का सुझाव और भारत की एकाग्रता, भारत की कूटनीति ज़रूर काम आ रही है। और भारत भी ये चाहता है कि अड़ोस पड़ोस में शांति रहे, नेपाल में जल्दी शांति हो, एक नई अंतरिम सरकार का गठन हो और उसकी देख रेख में व्यवस्था चले, फिर नया चुनाव हो। अगर नया संविधान बनता है तो नया संविधान हो या उसी संविधान में कुछ नया बदलाव होता है। लेकिन कुछ बातें तो है, बहुत उम्मीद है कि राजशाही फिर से वापस आए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आए। और साथ में ये भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए नेपाल, या बने, या कुछ ऐसी व्यवस्था बने जिसमें हिंदुओं को की सोच को, उनके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले, संरक्षित किया जा सके। खैर, लेकिन ये बात तो ये तय है कि जो भारत के चारों तरफ ये अशांति पैदा करने की कोशिश है वो सिर्फ इसलिए है कि भारत की तरक्की कुछ लोगों को पच नहीं रही। और भारत धीरे धीरे इस स्थिति में आ रहा है। जिस दिन भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा वो इस स्थिति में होगा जो हर क्षेत्र में चुनौती तो आज ही दे रहा है भारत, चाहे चीन हो या अमेरिका। अमेरिका ने, ट्रंप ने लगातार टैरिफ के लिए दबाव बनाया, टैरिफ लगा भी दिया और अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन भारत उनकी एक नहीं सुन रहा है। चीन को भी अब भारत के उस महत्व को याद आ रहा है। चीन पर हालांकि भारत कभी भरोसा नहीं करता और न आगे करेगा, लेकिन चीन भी मजबूर हुआ है, उसे गलवान भी दिखा है और उसे डोकलाम भी दिखा है। और भारत की दृढ़ता भी चीन को दिखी है।
मजबूर होकर के चीन को संबंध बेहतर करने के लिए आगे आना पड़ा। आगे क्या होगा वो समय की बात है, लेकिन चीन को भी झुकना पड़ा है। आज नहीं तो कल ऐसा कहा जा रहा है कि जो व्यापारिक समझौते हैं यथाशीघ्र होने वाले हैं अमेरिका के साथ, तो झुकने को तो अमेरिका भी लगातार अब जो बयान दे रहे हैं ट्रंप, वो झुकने वाला ही बयान है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं अचानक, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आए, तीसरी बार सीटें कम आई, लेकिन सरकार पूर्व की दोनों सरकारों से ज़्यादा मजबूत रही और ज़्यादा बड़े फैसले ले रही है, साहसी फैसले ले रही है। कुछ देशों को ये भी सशंकित कर रहा है। और भारत की तरक्की लगातार हर क्षेत्र में, जो भारत आत्मनिर्भर होने की प्रवृत्ति भारत के अंदर जो पैदा हुई है, भारत जो अगर तकनीकी हस्तांतरण भी कर रहा है, व्यापारिक संबंध बना रहा है, तो उसमें अगर कहीं तकनीक की बात आती है तो तकनीकी हस्तांतरण की बात भी करता है। और ये किसी भी देश के आत्मनिर्भर के लिए, किसी भी देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, किसी भी देश के आर्थिक उन्नति के लिए, राजनीतिक उन्नति के लिए, संप्रभुता की उन्नति के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो देश आत्मनिर्भर बने। और भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सैन्य क्षेत्रों में भारत ने लगातार तरक्की की है, तकनीकी क्षेत्रों में लगातार तरक्की की है। और सबसे बड़ी बात, जो टैक्स के पहले टैक्स के जो प्रावधान थे उनमें नरमी आई, और अब जीएसटी के प्रावधानों को इतने साहसिक रूप से जो 4 खांचे थे उसको 2 खांचों में बांटना, ये आम बात नहीं है, बहुत साहसिक बात है कि जो 4 स्लैब में बांटा गया था, वो भारत की एक सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ये 4 स्लैब बनाए गए थे जीएसटी के, उसको 2 स्लैब में करना और दरों को इतना घटा देना। अब 90% से ज़्यादा वस्तुएं 5% टैक्स के दायरे में आएंगी और शेष 18%। तो इतना बड़ा रिफॉर्म करना ये सामान्य सरकारों के बस की बात नहीं होती है। इतना साहसी सोच जिस सरकार की होती है वही कर पाता है। और साथ में जो इनकम टैक्स में तो 12 लाख तक का जो मिला है, तो एक तरह से जो रिफॉर्म लगातार आ रहे हैं वो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए ये बहुत बड़े फैसले हैं। और अब जो स्थितियां बन रही हैं, अब वो देश भी कुछ दिनों में वो देश भी पस्त हो जाएंगे जो लगातार इस तरह की अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के चारों तरफ। उन्हें भी रास्ते पर आना है। तो देखें आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।